Here is another question of March 2023, paper 32, question number 2, रेशियो एनालिसिस। आपके पास हमने प्रीवियस क्लास में जून 2024 वाला क्वेश्चन किया था और अब जो है आपके पास मार्च 2023 का क्वेश्चन है रेशियोज़ का। तो थोड़ी सी आप सबकी कंसंट्रेशन चाहता हूँ, यहाँ देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। XPLC के नाम से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस है जो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2022 में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। $8 लाख के शेयर्स हैं। एक शेयर कितने का है बेटा? $2 का है। तो 8 लाख को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 से तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे मेरे ख्याल से? जी बेटा 400,000। तो ये जो 400,000 है ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है आपके शेयर्स हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा, प्रीमियम कितना है बेटा आपके पास? 60,000 का। रीवैल्यूएशन रिजर्व 70,000, रिटेन अर्निंग 24,000, डिबेंचर इज़ 100,000, बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ 14,000 बेटा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल। आपके पास द 5% डिबेंचर इशू हुआ है 1 जुलाई को, तो ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट जो होगा वो 6 महीने का होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है बेटा आपके पास जो है रीवैल्यूएशन रिजर्व 70,000 उन्होंने दिए हुए हैं। रीवैल्यू अपवर्ड का मतलब होता है कि उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी गेन हुआ है। अच्छा बेटा, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड आप लोगों ने 0.12 का शेयर का पे किया है 1 अक्टूबर को। MPS कितना है? 3.35 है बेटा। सही है। दिस इज़ द क्वेश्चन बेटा। तो सबसे पहले मुझे निकालना है प्राइस अर्निंग रेशो। क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? प्राइस अर्निंग रेशो में किस तरीके से निकलता है? अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्राइस अर्निंग रेशो, 2 डेसिमल प्लेस का ख्याल रखना है। मेन फॉर्मूला प्राइस अर्निंग रेशो का क्या है? MPS ओवर, यहाँ पर देखिएगा प्लीज़, MPS ओवर EPS। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि MPS का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर विच वाज गिवन इन दी क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है बेटा? $3.35 बेटा। 2 डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है। EPS मेरे पास गिवन नहीं है। EPS मेरे पास गिवन नहीं है। EPS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? अर्निंग पर शेयर बेटा। और अर्निंग पर शेयर को का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बता सकते हो मुझे? यानी मैं कहता हूँ कि अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ऐसा ही है बेटा जी, नंबर ऑफ शेयर्स बेटा। अच्छा बेटा, अगर मैं अर्निंग की बात करता हूँ तो अर्निंग मेरे पास कितनी दी हुई है? अर्निंग्स की बात करता हूँ तो मेरे पास अर्निंग्स नहीं दी हुई फ़िलहाल मेरे पास। सही है, तो अर्निंग्स निकालनी पड़ेंगी। रिटेन अर्निंग्स 24,000 दी हुई हैं और ये जो दी हुई हैं क्लोजिंग वाली दी हुई हैं। तो अगर सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो क्या ऐसा स्टेप करूँ जिससे मेरे पास क्या आ जाए? मगर मैं ये कर सकता हूँ कि 8 लाख मेरे पास क्या है यहाँ पर, अगर आप देखती हो, वेट करना, जो डिविडेंड है, डिविडेंड पेड की अगर बात कर रहा हूँ तो डिविडेंड पेड का मतलब क्या हो गया? मेरे पास कितने शेयर्स हैं बेटा? 800,000 के शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है बेटा? 2 का। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आ गए मेरे पास? 400,000 शेयर्स हो गए। इस बात को मानते हो? और एक शेयर पे मैं कितना डिविडेंड दे रहा हूँ बेटा? इंटरिम कितना दे रहा हूँ? 0.12 मल्टीप्लाई कर दिया 0.12, तो कितना आंसर आ जाएगा मुझे बता सकते हो? 48,000। तो ये जो 48,000 है तुम लोगों का, अगर मैं इसको कह दूं कि ये इंटरिम डिविडेंड हो गया जी, इस बात पे एग्री करते हो? अच्छा, इंटरिम के बाद अभी भी मैं कहीं ना कहीं स्टक हुआ हूँ, तो मैंने कहा कि यार मुझे जाना है अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास
प्रॉफिट फॉर द ईयर मुझे चाहिए ना, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के लिए करता हूँ, रिटेन अर्निंग्स जो ये दी हुई हैं वो मेरे पास क्लोजिंग दी हुई हैं, सही है। यानी रिटेन अर्निंग्स क्या दी हुई हैं मेरे पास, क्लोजिंग दी हुई हैं। कितनी दी हुई हैं बेटा, 24,000, सही है। और मेरे पास डिविडेंड दिया हुआ है कितना, जो कि मैंने निकाल लिया है, जो कि इंटरम कितना आया है 48। इन दोनों को प्लस कर लो तो 40 60 72,000। तो 72,000 मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया बेटा। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया दोस्तों। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि आपने ये रिटेन अर्निंग क्लोजिंग में डिविडेंड को क्यों माइनस किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, जब आप एएस में थे तो क्या करते थे, रिटेन अर्निंग का एक कॉलम होता था जिसमें रिटेन अर्निंग ओपनिंग आती थी, फिर उसमें क्या आता था, ऐड प्रॉफिट आता था, फिर इसके बाद क्या आता था, लेस डिविडेंड आता था, फिर उसके बाद क्या आता था, लेस ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व आता था। और अगर कोई बोनस इशू में कोई रिटेन अर्निंग माइनस हुई है तो वो आता था, और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई चीज़ माइनस हुई तो वो तो बात बहुत दूर की बात है। तो क्या आ जाता था, रिटेन अर्निंग क्लोजिंग आ जाता था दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कितना दिया हुआ था, 24,000 दिया हुआ था, ये 0 दिया हुआ था, और डिविडेंड कितना दिया हुआ था बेटा, 24,000 दिया हुआ था। तो नीचे से ऊपर गया तो इसको प्लस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 24। डिविडेंड कितना था, 48 था। तो ये नीचे से ऊपर गया हूँ, अगर सीधा आता तो माइनस हो रहा था, तो अब ऊपर गया हूँ तो मैंने इसलिए प्लस कर दिया। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरा कितना आ गया, 72,000। तो सर ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, यहाँ पर देखना मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, मैं यहाँ रख रहा हूँ, और कहाँ से लाया हूँ, मैं इधर से पूरी वर्किंग करके लाया हूँ 72,000। और नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास थे 400,000 शेयर्स, सही है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स 400,000 शेयर्स थे, वो मैं कहाँ से लाया हूँ भाई, इधर से आए हैं। अगर आप चाहो तो आपकी आसानी के लिए मैं कुछ एरोज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अच्छा दोस्तों, 72,000 को 400,000 शेयर से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाता है, हेल्प कर सकते हो, 0.18 कह रही हो। तो ये क्या आ गया आपका, अर्निंग पर शेयर्स आ गया बेटा। तो अब मैं मेन फार्मूला में ऊपर जाके रख दूं, मेन फार्मूला में रख दूं, कितना है 0. कितना बेटा 18। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मुझे बता सकते हो, 18.61। ये 5 मार्क की वर्किंग थी। अगर आप में से किसी का भी कोई कंसर्न है, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे चलूँ। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, ये क्या थी, वर्किंग थी, वर्किंग 1। इसको मैंने क्या नाम दिया, वर्किंग 2। इसको मैंने क्या नाम दिया, वर्किंग 3। तो जाके फाइनल आपका आंसर ये निकला। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हेल्प कर सकते हो, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, हेल्प कर सकते हो। यानी डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड, यही है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ बेटा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड, proposed divided by MPS means market price per share into 100, ये फॉर्मूला है भाई। डिविडेंड जो पेड है इंटरिम था, जो कि 0.12 क्वेश्चन में गिवन था, प्रपोज डिविडेंड नहीं था। और डिवाइडेड बाय MPS जो कि गिवन था, कितना था, 3.35 गिवन था। ये 1 मार्क का था इंटू 100। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3.58%। चेक कर लो भाई।
डन। 5 और 1 6 मार्क्स हो गए। गियरिंग रेशियो जाके देख सकते हो। गियरिंग जो है रिस्क कैलकुलेट कर रहा होता है कि भाई आपके पास गियरिंग का अगर फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट कैपिटल, फिक्स रिटर्न कैपिटल प्लस टोटल कैपिटल। 1 मिनट रुकिएगा। आप कह रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूँ आपसे इसको, और डिवाइडेड बाय आप क्या कह रही हो बेटा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इनटू 100, यही है, सही है। अब फिक्स कॉस्ट कैपिटल का मतलब हो गया आपके पास कितना है, डिबेंचर की फॉर्म में दिया हुआ है कितना, 100,000, यहाँ लिख दूँ 100,000। अच्छा भाई, अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले अब यहाँ थोड़ी सी जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। क्यों हो सकती है? अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ मेरे पास से वेट करना 8 लाख रुपए के क्या है, शेयर्स हैं, सही है, 60,000 रुपये का प्रीमियम है और 70,000 के मेरे रिजर्व्स हैं, 24,000 की मेरी क्या है, रिटेन अर्निंग। इन सबको प्लस कर दो। 1 मिनट रुकिएगा। यानी अगर मैं बात करता हूँ मेरी इक्विटी कितनी है, 800,000। मेरे रिजर्व्स कितने हैं, रिजर्व्स हैं मेरे आपके 60, 70 और 24। यानी मैं कर रहा हूँ 60, 70 और 24। हेल्प करो कितना हो गया, 60, 84 और कितना 154। और मेरी जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो डिबेंचर की फॉर्म में कितनी है, 100,000 की। इन सब को अगर मैं प्लस कर लेता हूँ तो 8 लाख, 9 लाख, यानी 1,054,000। दिस इज़ माई कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप कि आप यहाँ पर एग्री करोगे मुझसे। इनटू 100, 1,054, 1, 2, 3। डन बेटा। नहीं है प्रेफरेंस तो हमारे पास, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल होते हैं आपके पास, तो अभी तो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने डिबेंचर्स को कंसिडर किया है बेटा। क्या आंसर आ गया मुझे बता सकते हैं? मेरे ख्याल से 9.4 समथिंग कुछ होगा। 2 डेसिमल प्लेस का ध्यान रखिएगा। ज़बरदस्त बेटा। ये 3 मार्क की वर्किंग थी। और ये वाला मैं आंसर कहाँ से लाया था वो भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ये एरो डाल के दिखा दिया, ताकि अगर आपको कोई वर्किंग का मसला हो तो आप देख सकते हो। ये क्या थी, वर्किंग 1 थी। डन बेटा। इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ओ लेवल्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो साइंसेस का बच्चा है उसने AS में पढ़ चुका है। वो इसका फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, आप प्लीज़ हेल्प कर सकते हो? मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है PBIT भी कहते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल चुके हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,054, 1, 2, 3 इंटू 100। डन हो गया बेटा। तो सिर्फ हमें क्या निकालना है, PBIT निकालना है। PBIT अगर आपके अंदर सेंस है तो आप PBIT निकाल सकते हो, अगर सेंस नहीं है तो आप PBIT नहीं निकाल सकते। 72,000 का आप याद करो, आप लोगों ने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला था। ये वो प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स नहीं है, तो मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। टैक्स तो खैर मेरा इधर नहीं है, तो 1 लाख का 5% निकालो ज़रा, कितना होता है? जी बेटा, 1 लाख का 5% होता है 5,000। मगर जो डिबेंचर इशू हुए हैं 1 जुलाई को हुए, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना निकला? सही है। तो अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इधर देखना, मुझे बचपन से एक चीज़ आती थी कि यार PBIT जो कि नहीं पता, इसको डब्बा बना के छोड़ दिया है।
इसके बाद क्या करता था, लेस क्या करता था, इंटरेस्ट करता था, जो कि मैं निकाल चुका 6 महीने का कितना 2500, जो कि माइनस होता है। फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेस टैक्स, तो टैक्स इधर नहीं है तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, ज़ीरो। तो फिर मेरे पास क्या आ जाता है भाई, प्रॉफिट फॉर दी ईयर आ जाता है, जो कि कितना आया था 72,000। रिवर्स वर्किंग में गया तो ये कितना आ गया, प्रॉफिट बिफोर 70। फिर रिवर्स गया तो ये माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 74,500। क्लियर बेटा। तो यहाँ रख दूँ, यहाँ क्या लिख दूँ भाई, 74,500। और ज़रा इसको हेल्प करके बता सकते हो कि कितना फाइनल आंसर आ जाएगा, 7.07%। अगर ज़रा सा भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो आप फंस जाओगे। 3 मार्क इसके थे। डन बेटा। इसके बाद जो कैलकुलेशन थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। अब वो बोल रहा है कि भाई इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करो। अगर इंडस्ट्री एवरेज कह रही है कि 2022 के जो मेरे रेशो थे, प्राइस अर्निंग रेशो 16 था और मेरा कितना आया है 18.61, यानी मेरा कितना आया है 18.61। अच्छा भाई, गियरिंग रेशो कितना था 25% और मेरी गियरिंग कितनी आई है भाई 9.49। Analyze the performance of the XPLCA comparing the result which the industry average in respect of। सबसे पहले प्राइस अर्निंग रेशो अगर हमारा अच्छा है, अच्छा वो तो वक्त बताएगा, देखते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है भाई। XPLC हैज़ अ बेटर पी रेशो 18.61 देन इंडस्ट्री एवरेज। हमारा इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ज़्यादा है, सही है। हमारा कितना है, उसका कितना था इंडस्ट्री का 16, हमारा कितना 18। इसका मतलब हमारी पोजीशन एज कम्पेयर टू अच्छी है। व्हाट इज़ मीन बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। मेरी अर्निंग्स यानी कि अर्निंग्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास, MPS अपॉन EPS। तो इसका मतलब मेरे पास इतना अच्छा डिविडेंड है देने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को, तो जाहिर सी बात है उससे कंपनी का मोराल, कंपनी का जो शेयर होल्डर का ट्रस्ट क्या होगा वो बिल्डअप होगा। कंपनी शेयर होल्डर्स और इन्वेस्ट करेंगे और वो कह सकते हैं कि वो फ्री हैंड होके इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ इनको दिख रही है इस कंपनी में। अच्छा बेटा, दिस वुड इंडिकेट द इन्वेस्टर हैव कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, जो ये मैं पॉइंट आपको डिस्कस कर चुका बेटा। इट मे इंडिकेट दैट शेयर प्राइस ऑफ XPLC हैज़ बिन ओवर वैल्यू कम्पेयर टू द शेयर प्राइस ऑफ अदर कंपनी। इसका मतलब हमारी शेयर प्राइस जो है अच्छी है, रिलायबल है। इट ऑल्सो मीन्स दैट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे हायर शेयर प्राइस इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ। तो जाहिर सी बात है वो जब ग्रोथ होगी तो इंसान ग्रोथ कैसे चाहता है, फ्यूचर के लिए ग्रोथ चाहता है। तो आज पैसा लगाएगा तो फ्यूचर में अच्छा कमाएगा, यानी जब उसको दिख रहा है कि उस कंपनी में ग्रोथ है, इंडस्ट्री एवरेज से हम अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, तो डेफिनेटली कंपनी का जो शेयर वैल्यू है, जब ट्रस्ट बिल्डअप होगा, लॉयल्टी बिल्डअप होगी और कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो लोगों का शेयर होल्डर्स का एतमाद, ट्रस्ट बढ़ेगा। जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स आएंगे, परचेज करेंगे, आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। गुडविल इंक्रीज़ होगी तो आपका शेयर प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जो पार वैल्यू से आप ज़्यादा निकल जाओगे तो उससे क्या होगा, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो सेफ साइड होंगे, उनको पता होगा कि यार इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, फ्यूचर में ये अच्छा डिविडेंड दे सकती है। अच्छा भाई, गियरिंग क्या बताती है, हमारी गियरिंग क्या है, XPLC इज़ अ लोअर गियरिंग 9.49% देन द इंडस्ट्री एवरेज। गियरिंग रिस्क बताती है भाई। रिस्क क्या होता है कि भाई हमारी गियरिंग जो है लोअर है, इसका मतलब 9.49% आई है, इंडस्ट्री की गियरिंग 25% है, यानी रिस्क इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। हमारी इस कंपनी में रिस्क कम है। क्यों कम है कि भाई आपके पास क्या है, ग्रोथ अच्छी है, कंपनी ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं की हुई, कंपनी ने कोई लोन लिया है डिबेंचर, मगर 100,000 लिया है, वो कंपनी के एक तरह से कंट्रोल्ड में है, अनकंट्रोल्ड चीज़ नहीं है।
लो गियर बेसिस लो गियर बिजनेस जो होते हैं वो परसीव एज लो रिस्क. लो गियरिंग ऑल्सो मीन्स दैट लो फिक्स इंटरेस्ट इज पेड. मतलब ये जो कंपनी है इस पर इतना इंटरेस्ट का अमल दखल नहीं है, इतनी इंटरेस्ट की वो नहीं है. नो मोर रेजिडुअल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितना प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट नहीं कटा हुआ होगा, तो इसका मतलब आप और डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं. तो दिस इज़ द 4 मार्क्स का पार्ट बेटा. क्लियर बेटा? 4 सॉलिड पॉइंट चाहिए, गियरिंग के 4 सॉलिड पॉइंट चाहिए. तो इसका मतलब आपके पास वो वाला जो था कितना था, कैलकुलेशन कितने की थी बेटा? 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और इन्होंने कुछ दिया हुआ था. अब उन्होंने आपसे पास क्या बोला हुआ है? गियरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर उन्होंने फिर आपके पास क्या दिया हुआ है कि वन ऑफ द डायरेक्टर सजेस्ट दैट नो फाइनल डिविडेंड ऑफ 2022 शुड बी प्रपोज्ड. एक डायरेक्टर है वो कह रहा है कि वन ऑफ द डायरेक्टर सजेस्ट दैट नो इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं. इंटरिम मींस मिड ईयर डिविडेंड जिसको कहते हैं. अब कह रहा है कि दैट नो फाइनल डिविडेंड टू फॉर 2022 शुड बी प्रपोज. व्हाट इज मीन बाय दिस सेंटेंस? वन ऑफ द डायरेक्टर, क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं, वो सजेस्ट कर रहा है कि दैट नो फाइनल डिविडेंड फॉर 2022 शुड बी प्रपोज. हमें प्रपोज नहीं करना चाहिए. जो हम अनाउंस कर देते हैं तो भाई जब हमारी ग्रोथ अच्छी है तो उसका एडवाइस करनी है वेदर और नॉट द डायरेक्टर शुड प्रपोज अ फाइनल डिविडेंड फॉर 2022. जस्टिफाई योर आंसर. 2 मार्क्स फॉर एग्री और 2 मार्क्स फॉर डिसएग्री, 1 मार्क्स फॉर डिसीजन. सपोर्ट विद योर कमेंट कि भाई तुमने क्यों एग्री किया, तुमने क्यों डिसएग्री किया. लंबी नहीं, बस 1 वर्ड 2 वर्ड में बता देना. द फुलफिल ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाएगी कि यार नहीं इन्होंने अनाउंस कर दिया अब ये देंगे. द डिविडेंड यील्ड 3.58% इज लोअर दैन डिबेंचर इंटरेस्ट. जो तुम्हारी डिविडेंड यील्ड कितनी आई है? 3.58% आई है. तो वो किससे उससे देखा जाए तो तुम्हारी किससे कम है? डिबेंचर इंटरेस्ट थे. द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स इन्फीरियर टू आउटसाइड दैट. टू रीइंफोर्स दी शेयर प्राइस, आपको क्या करना चाहिए? अपने शेयर प्राइस को और इंक्रीज करना चाहिए. बिजनेस इज शॉर्ट ऑफ कैश टू पे डिविडेंड. आपके पास अभी इतना पैसा नहीं पड़ा हुआ कि आप डिविडेंड अनाउंस करो. अगर डिविडेंड अनाउंस कर देते हो और अगर नहीं दे पाते तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो सकती है, आपकी शेयर प्राइस की वैल्यू गिर सकती है. बिजनेस इज स्टिल एन अर्ली स्टेज, इट शुड कीप मोर कैश फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट. भाई आपने एक इंटरिम दे दिया है ना, आप कैश को, पैसे को अपने पास रखो. फ्यूचर डेवलपमेंट के हवाले से एक्सपेंशन है या कोई अल्लाह ना करे फ्यूचर में लो प्रॉफिट्स हैं या कोई और चीज़ है तो उसकी वजह से. A higher price earning ratio suggests that business is expected to be growth prospect. अगर आपके पास प्राइस अर्निंग रेशियो जो है सजेस्ट हो रहा है कि वो अगर ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो शेयर होल्डर शुड फॉरगो द शॉर्ट टर्म गेन इन एक्सचेंज फॉर अ फ्यूचर लॉन्ग टर्म गेन. तो जाहिर सी बात है आपके पास शॉर्ट टर्म को देखा जाए लॉन्ग टर्म को बनस्बत ना, शेयर होल्डर शुड फॉरगो द शॉर्ट टर्म गेन. शॉर्ट टर्म को ना देखा जाए इन एक्सचेंज फॉर अ फ्यूचर लॉन्ग टर्म, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वेस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग नहीं होती. जब कंपनी ग्रोथ में है, कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी है तो थोड़ा सा वेट कर लो. आज नहीं मिला तो कुछ आने वाले सालों में डिविडेंड अच्छा मिल जाएगा. तो एक्सेप्ट ऑफ कॉमेंट, एक्सेप्ट अदर वैलिड पॉइंट. तो इसका मतलब आप इसको डायरेक्टर को क्या करते हो कि उसको एग्री करना चाहिए प्रोपोज डिविडेंड पे या फिर उसको डिसएग्री करना चाहिए. जी, इट्स योर कॉल गाइस. डिसएग्री करना चाहिए. हेंस आई फील डायरेक्टर शुड नॉट अनाउंस प्रोपोज डिविडेंड. व्हाई? शेयर होल्डर्स डीमोटिवेट हो जाएंगे. और इसके अलावा और अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर आप अनाउंस करने के बाद डिविडेंड लो प्रॉफिट्स हो गए और डिविडेंड्स ना दे पाए तो फिर आपका क्या होगा? उससे आपकी गुडविल गिर सकती है, शेयर की प्राइस गिर सकती है, क्योंकि यू हैव नॉट इनफ प्रॉफिट. योर प्रॉफिट इज जस्ट 72,000 फॉर, जिसमें से रिटेन अर्निंग्स आपकी ऑलरेडी 24,000 की हैं और डिविडेंड्स जो हैं आपने 48,000 का ऑलरेडी पे कर दिया है. तो आप क्या करना चाहिए कि अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए और डिविडेंड नहीं देना चाहिए. अगर आप डिविडेंड दे देंगे शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर को इम्प्रेस करने के लिए कर देंगे तो आने वाले सालों में आपकी क्रेडिबिलिटी गिर सकती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो सकती हैं. तो ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे आपकी कंपनी की गुडविल या कंपनी की जो ग्रोथ जो है डाउन हो जाए, चीज़ें कर जाए. तो दिस इज़ द अगेन एक और